हेलो दोस्तों, मैं हूं खुशी आचार्य और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी क्राइम पर। आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट के यूनिट 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो जैन धर्म का संक्षेप में वर्णन, तो जैन धर्म के बारे में हमें लिखना है कि जैन धर्म में क्या क्या है। तो जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, इसमें 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म सिद्धांतों को एक नवीन दृष्टि से सुव्यवस्थित और परिवर्तित किया और उसके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षा है अहिंसा का पालन करना, सदैव सत्य और मधुर बोलना चाहिए, बिना अनुमति किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु न ग्रहण करनी चाहिए तथा न ग्रहण करने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य को विषय वासनाओं से दूर रहना चाहिए, आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। आप ये जो इनकी शिक्षा है उसको सिद्धांत में लिख सकते हो, जैसे कि जैन धर्म ने निर्वाण प्राप्त करने पर बल दिया। निर्वाण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का पालन करना चाहिए, ये बताया। भिक्षुओं को पंच महाव्रतों का पालन करना चाहिए, इन्होंने यह भी बताया। ये पंच महाव्रत कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जैन धर्म को पंच अनुव्रतों का पालन करना चाहिए। जैन धर्म कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब जो ये हमारा 8वां पॉइंट है, जैन धर्म में स्यादवाद के सिद्धांत पर बल दिया गया है। जैन धर्म में तपस्या और उपवास पर बल दिया गया है। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास से नहीं, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। जैन धर्म का अब तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव बताइए। तो जैन धर्म का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जैन धर्म का भारतीय समाज एवं संस्कृति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इससे भारतीय संस्कृति का समन्वयवादी स्वरूप और भी निखरा। जैन धर्म के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज में व्रत और उपवास की परंपरा का प्रचलन हुआ। जैन धर्म ने रूढ़ियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध किया। जैन धर्म के कारण आचरण की शुद्धता का प्रसार हुआ। जैन धर्म के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज में अहिंसा और संयम को प्रमुख स्थान मिला। जैनियों की साहित्य और कला के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व देन है। जैन धर्म ने नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया। अब चौथा क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्यों की व्याख्या करने की। 4 आर्य सत्य कौन से हैं? सबसे पहला दुख, फिर दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग। दुख क्या है, दुख समुदाय क्या है, दुख निरोध क्या है, दुख निरोध का मार्ग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया गया है कि दुख है, जीवन दुखमय है, संसार दुखों का सागर है, जन्म मरण बुढ़ापा रोग ये सब दुख है। फिर दुख समुदाय क्या है? देखो, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण तृष्णा है और तृष्णा के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकार के स्वार्थपूर्ण कार्य करता है तथा इन कार्यों के फलस्वरूप उसे दुख प्राप्त होता है। दुख निरोध क्या? यदि मनुष्य दुख के कारण तृष्णा को ही समाप्त कर दे तो उसे दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब दुख निरोध का क्या मार्ग है? दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग भी है। अब अष्टांगिक मार्ग को समझाना है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है? महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों को दूर करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित 8 नियम है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का अर्थ है सत्य दृष्टिकोण। सम्यक दृष्टि से मनुष्य सत्य और असत्य, पाप और पुण्य में भेद कर लेता है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, 7वां सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समाधि। ये सभी क्या है? अष्टांगिक मार्ग हैं। अब 6वां क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के स्यादवाद की व्याख्या करने की। जैन धर्म का स्यादवाद क्या है? जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, इसीलिए उसे अनेक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। अतः किसी वस्तु के स्वरूप के बारे में हमारे सभी कथन सापेक्ष रूप से सही हो सकते हैं, एकांकित रूप से नहीं। सत्य के ज्ञान के अनेक पहलू हैं और परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई व्यक्ति यदि यह दावा नहीं कर सकता कि उसका मत ही सत्य है तो दूसरों का गलत है। इस प्रकार किसी भी वस्तु के स्वरूप के विषय में प्रत्येक के कथन में सत्यता अंश अवश्य है, परंतु कोई भी कथन अपने आप में पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। अब इस स्यादवाद में आखिर है क्या स्यादवाद?
प्रत्येक वस्तु को अनेक पक्ष होते हुए भी अपने दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न रूप से देखा जाना क्या है, मतलब एक ही चीज़ को अनेक तरीकों से देखेंगे, बस याद बात है। अतः किसी वस्तु के स्वरूप के बारे में हमारे सभी कथन सापेक्ष रूप से सही हो सकते हैं, वह एकांतिक रूप से नहीं भी। मतलब कोई भी वस्तु हमारे तरफ से कभी ठीक हो सकती है तो कभी नहीं भी हो सकती है ना, तो ये ही सियादवाद है। और अब नवा क्वेश्चन है, हीनयान और महायान में अंतर बताना कि हीनयान क्या है और महायान क्या है। तो हीनयान में बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता, जबकि महायान में बुद्ध को ईश्वर का, ये हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। तो ये हीनयान, सबसे पहले हीनयान शाखा हुई, फिर महायान शाखा हुई। तो हीनयान में बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता है, जबकि महायान में बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर पूजा की जाती है। अब हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। हीनयान व्यक्तिगत निर्वाण प्राप्त करने पर बल देता है, जबकि महायान ने बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया। हीनयान शील और समाधि प्रधान है, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रदान है। हीनयान व्यक्तिगत प्रयत्न और अच्छे कर्मों पर बल देता है, जबकि महायान विश्वास और पूजा पर अधिक बल देता है। अब 10वां क्वेश्चन है, महायान संप्रदाय की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। महायान संप्रदाय की विशेषताएं निम्नलिखित है। महायान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया है। महायान के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बोधिसत्व के आदर्श को प्राप्त करना है। तीसरा, महायान संप्रदाय में बुद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त बोधिसत्व की शिक्षाएं भी निहित है। चौथा, महायान के लिए प्राणी मात्र की भलाई और सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वह उसको निर्वाण मानता है। महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा पर बल दिया गया है। अब 11 क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन का वर्णन करता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन किस प्रकार का था उसमें बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से एक सुसंगठित शासन तंत्र का विकास किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में सम्राट ही प्रमुख प्रशासक, प्रधान सेनापति और प्रधान न्यायाधीश था। राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति वह स्वयं करता था। सम्राट की सहायता के लिए 12 से 30 सदस्यों तक की एक मंत्री परिषद होती थी। राज्य के दैनिक कार्यों के लिए 3 या 4 मंत्रियों की एक उप समिति होती थी जिसे मंत्रण कहा जाता था। केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था। ये विभाग तीर्थ कहलाते थे, जिनका अध्यक्ष अमात्य कहलाता था। शासन की दृष्टि से साम्राज्य 3 भागों केंद्रीय, प्रांतीय, स्थानीय में बटा हुआ था। अब 12वां क्वेश्चन है, बिंदुसार की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। तो बिंदुसार की उपलब्धियाँ क्या क्या थी। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईस्वी पूर्व में उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखा। चंद्रगुप्त का महामंत्री चाणक्य बिंदुसार का महामंत्री बना रहा। कुछ विद्वानों के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है यह विजय उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। बिंदुसार ने अपने पड़ोस के विदेशी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। सीरिया के सम्राट अंतियोक प्रथम के साथ उसके घनिष्ठ संबंध थे। अंतियोक ने बिंदुसार के दरबार में डेमाकस नामक राजदूत भी भेजा था। अब 13 क्वेश्चन ने, चंद्रगुप्त मौर्य की मगध विजय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य की मगध विजय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी बतानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार मगध विजय की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध के बाद मगध को जीता। उसकी मगध विजय का विस्तृत विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया, किंतु समस्त भारतीय साक्ष्य यह स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि चाणक्य ने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठाया। चंद्रों के पास एक विशाल सेना थी, अतः नंदों को मगध के सिंहासन से हटाने के लिए एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। मुद्रा राक्षस नाटक से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में सैनिक शक्ति के साथ साथ साम, दाम, दंड भेद की कूटनीति का भी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। चंद्रगुप्त की मगध विजय में चाणक्य का प्रमुख हाथ रहा। अब चंद्रगुप्त मौर्य की न्याय व्यवस्था पर संक्षिप्त बताना है कि किस प्रकार की न्याय व्यवस्था थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। शासन का महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। सम्राट स्वयं प्रधान न्यायाधीश था। उच्चतम न्यायालय था और अपीलें भी सुनी जाती थी। न्यायाधीशों के अधीन नगर और जनपदों के लिए अलग अलग न्यायालय होते थे। राजुक, ये न्यायाधीश राजू कहलाते थे। संग्रहण, द्रोणमुख स्थानीय अदालत कम से कम 100, 400 तथा 800 गांव के मामलों का निर्णय करती थी। अब दीवानी अदालत धर्मस्थलीय कहलाती थी। फौजदारी अदालत को कंटक शोधन,
न्यायाधीश प्रत्येक अभियोग से आवेदन पत्रों का पूरी तरह से अध्ययन करके प्रमाण, साक्षी, सरकारी निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद अपना निर्णय सुनाते थे। ये सभी है। अब 15वां क्वेश्चन है हमारा, मौर्यकालीन मंत्री परिषद का वर्णन करना है। किस प्रकार की मौर्यकालीन मंत्री परिषद थी? तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मौर्यकालीन सम्राट को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। साम्राज्य का सर्व सेवा होता था सम्राट अशोक, फिर भी सम्राट को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद बनाई रखी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गूढ़ और गुप्त से गुप्त बात पर अपने मत प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। अशोक अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करते समय यह देख लेता था कि वह दृढ़ चरित्र, उच्च नैतिकता और धार्मिक आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति है या नहीं। और चंद्रगुप्त की मंत्रिपरिषद की कार्यवाही गुप्त रखी जाती थी। 16वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। अभी देखा हमने न्याय व्यवस्था के बारे में, वही क्वेश्चन है सेम। अभी 17वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का एक विवरण प्रस्तुत करना है कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था जो उनके देश में क्या क्या होता था उस समय, उसके बारे में बताना है। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पे सबसे पहले कृषि थी, फिर पशुपालन, उद्योग धंधे भी थे। उद्योग धंधों में कौन कौन से धंधे होते थे? सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों का निर्माण, धातुओं से अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण बनाना, व्यापार भी होता था। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें थी भारत की, ये उस समय सम्राट अशोक मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी। अब 18वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन उद्योग धंधों का संक्षेप में वर्णन करना है कि मौर्यकालीन उद्योग धंधे किस प्रकार थे उस समय। तो मौर्य काल में उद्योग धंधों का बहुत विकास हुआ। समय में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया गया, जलपोतों का भी निर्माण होने लगा, जिससे व्यापार बढ़ा। इस युग के वस्त्र उद्योग की स्ट्रेबो मैग्नीज आदि ने बहुत प्रशंसा की है। ऊनी, रेशमी, सूती सभी प्रकार के वस्त्र बुने जाते थे। वस्त्रों का निर्यात विदेशों को किया जाता था। उच्च कोटि की मलमल बड़ी मात्रा में दक्षिण भारत से आयात की जाती थी। स्ट्रेबो के अनुसार वस्त्रों पर स्वर्ण का काम होता था और उन्हें रत्नों, फूलों, पत्तियों की कढ़ाई आदि से सजाया जाता था। खानों से धातुएं निकाली जाती थी। अब 19वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों को लिखिए। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण वर्ग मौर्यों से घृणा करता था और उनका शत्रु बना। अशोक की शांति की नीति और अशोक की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय शासन अत्यधिक दुर्बल हो गया। बाद के सभी मौर्य शासक अयोग्य थे। कुछ मौर्य शासकों के अत्याचार ने जनता में अलोकप्रिय बना दिया और करों की अधिकता, ये सभी क्या है? मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण है। अब 20वां क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता बनानी है कि कैसी स्थापत्य कला थी। तो राजमहल बहुत ही भव्य और विशाल था, सुंदर दिखाई देता था। पच्चीकारी का काम किया गया था। पाषाण स्तंभों का निर्माण चुनार की बलुआ पत्थर से किया गया। पाषाण स्तंभों पर सुंदर पॉलिश तथा सुंदर एवं सजीव पशु आकृतियां बनी हुई है। स्तंभ शुंडाकार है, जो कि ऊपर की ओर पतले और नीचे की ओर मोटे होते थे। मौर्य काल में बने स्तूप भी स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। अब 21वां क्वेश्चन है, अशोक के दम का आलोचनात्मक विवेचना करनी है। अशोक का दम क्या सही था, गलत था, उसमें हमें बताना है कि अशोक की आलोचनात्मक विवेचना करते हैं। तो अशोक के दम का मूल उद्देश्य नैतिक उत्थान था। अशोक के दम की मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य है और उन्हें देश काल की सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा सकता। अशोक स्वयं बौद्ध था, किंतु उसका धम्म सर्वसाधारण का मानव धम्म था, जिसका प्रचार प्रसार उससे अपने क्षेत्र से बाहर भी किया गया। उसका धम्म अत्यधिक व्यवहारिक और मानवीय था। इसके द्वारा वह अपने जीवन के आदर्श को चरितार्थ करना चाहता था। इसमें अपने धम्म के माध्यम से उसने सभी वर्ग एवं समुदाय के बीच सहमति ढूंढने का प्रयास किया। अब 22वां क्वेश्चन है, धर्म विजेता के रूप में अशोक का मूल्यांकन करना है। धर्म विजेता के रूप में अशोक अपनी प्रजा के न केवल वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहता था, अपितु उसका परलोक भी सुधारना चाहता था। अशोक अपने धार्मिक आदर्शों और नैतिक कार्यों द्वारा समस्त मानव जाति का कल्याण करना चाहिए। यही धर्म विजेता के रूप में अशोक की इन सब चीज़ों के बारे में बताना है, इधर जो दे रखी है इस क्वेश्चन आंसर में। अब 23वां क्वेश्चन है, अशोक के धर्म के स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अशोक का धर्म का स्वरूप कैसा था? राजधर्म फ्लीट। अब राजधर्म कैसा था? सार्वभौम धर्म कैसा था? उपासक बौद्ध धर्म कैसा है? इसमें कुछ ये जो पॉइंट दे रखे हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और आंसर को लिख देना है। तो अशोक के धर्म के स्वरूप में
अभिलेखों ने धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तु तो राज धर्म था, जिसके आधार पर राजा को अपना शासन संचालन करना चाहिए। यानी कि राज धर्म के जो अनुसार है शासक को अपना राज कार्य करना चाहिए। अब सार्वभौम धर्म अशोक का धर्म सार्वभौमिक धर्म था, जिसमें ऐसे सिद्धांतों का संकलन हुआ था जो सभी धर्मों की समान संपत्ति है। और उपासक बौद्ध धर्म उसे कहते हैं जिनमें उन्हीं बौद्ध धर्म सिद्धांतों को ग्रहण किया गया जो गृहस्थ उपासकों के लिए व्यवहारिक हो। इस रूप में यह धर्म भिक्षु बौद्ध धर्म से रूप भिन्न था।